बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज वज़ीर-ए-आज़म ने बिल आखिर मान लिया, मुल्क में बेतहाशा महंगाई है। जिन हालात में हुकूमत संभाली थी, इंतहाई मखदूश हालात थे। दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी। अरबों डॉलर खर्च के हम गंदम इस वक्त मंगा रहे हैं। महंगाई अरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। हकायक को मानना अच्छी बात होती है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का काम हकायक को तस्लीम करना नहीं होता, मिसाइल हल करना और बुरे हकायक को अच्छे हकायक में तब्दील करना होता है। और इस मामले में बदकिस्मती से पूरी हुकूमत सरदस्त बेबस दिखाई देती है। लिहाजा फिर आम आदमी का इस मुल्क में क्या बनेगा, यह हमारा आज का इशू होगा। और कल इमरान खान ने इकॉनमी पर एक व्हाइट पेपर जारी किया था और आज वजीर खजाना इसहाक डार ने 5 वुज़रा के साथ इस व्हाइट पेपर का जवाब दिया। ग्रोथ रेट 5.74 और 6%, ये 17 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट था जीडीपी का। 32.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हमने की। मार्च के बीच में हमारे रिजर्व से 16.4 बिलियन डॉलर्स, आज क्या है 5.7 बिलियन। आपकी जो 6% की ग्रोथ थी वो इस साल मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं नेगेटिव होगी। 21-22 के अंदर 6% ग्रोथ रेट। एक्सपोर्ट्स हमारी हाईएस्ट थी, 32 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स, 31 अरब डॉलर रेमिटेंसेस, ये भी रिकॉर्ड था। हमारी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा थी, 6.1%। इन्होंने सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं इनके 5 साल के अंदर, तो ये इकोनॉमी कैसे ठीक करके चले गए? कुछ चीजें फैक्चुअली कल मिस स्टेट की गई, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। पीटीआई ने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 7.6% ऑफ जीडीपी इन फिस्कल ईयर 2018। दिस इज टोटली रॉन्ग। व्हेन गवर्नमेंट लेफ्ट दैट ईयर द फिस्कल डेफिसिट क्लोज्ड एट 5.8%। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ 1.8%। सेकंड जो उन्होंने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट वाज रिड्यूस्ड टू 5.5% ऑफ जीडीपी बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस from 3.7 trillion to 5.5 trillion in a single year. Truth is कि 2019 में जब fiscal deficit actually उन्होंने increase किया to 7.9%. We left it at 5.8. और जो वो टैक्स इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली देयर वाज अ रिडक्शन। इन्होंने क्लेम किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ वो नीचे चली गई 1.5% एंड इन्फ्लेशन रोज टू 10.5%। अगेन मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स बाय पीटीआई। द इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 6.1% थी। दोनों तरफ से सवाल और जवाब हो गए और इन सवालों और जवाबों से यह तो तय हो गया मुल्क की माशी सूरत बहुत खराब है। लेकिन यह ठीक कैसे होगी, इसका दोनों के पास कोई जवाब नहीं। मुल्क के माशी हालात असल में हैं क्या और इनका हल क्या है, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शहबाज राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप इनका तजिया सुनते रहते हैं, बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं इकॉनमी पे। और डॉक्टर फ़ारिक सलीम साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, माशी माहिर हैं। आप इनके ख्यालात भी सुनते रहते हैं। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के दरमियान और इसके साथ साथ और भी जो इकोनॉमिस्ट हैं उन सबसे रब्ता करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगे। फरमाइए सर, ये पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो है क्या, एक्चुअल क्या है? क्योंकि कंफ्यूजिंग है, बहुत तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फिगर्स आ रहे हैं, कुछ ज़ाहिर शौकत अली साहब की तरफ से आ रहे हैं। एक नैरेटिव इमरान खान साहब का है कि डिफॉल्ट हो रहा है पाकिस्तान, गवर्नमेंट ये कह रही है, बल्कि डार साहब ये कह रहे हैं कि कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। तो एक्चुअल सूरत हाल क्या? देखिए, दो चीजें हैं जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया। आम आदमी जो 22 करोड़ पाकिस्तानी है, उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई का है। और पीटीआई की हुकूमत अप्रैल 2022 में जो शरह छोड़ के गई थी, वो आप सोचिए कि तकरीबन 14% की महंगाई की शरह थी, वो अब 25% पे चली गई। तो 14% से महंगाई अब 25% पे गई है पिछले कोई 8 या 9 महीनों के अंदर। आम आदमी के लिए ये सबसे बड़ा मसला है। हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है और जो बहुत ही खतरनाक किस्म का एक सिमत इख्तियार कर रहा है, वो है डॉलर का फुकदान। देखिए, जब डॉलर्स का फुकदान होता है, खास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिस मुल्क का इन्हिसार जो है वो इम्पोर्टेड चीजों के ऊपर बेतहाशा है कि हम गंदुम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास की फसल हमारी 30-40% जो है वो सैलाब की नजर हो गई। कपास भी इंपोर्ट करनी है, पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं, खाम तेल इंपोर्ट करना है, खाने बनाने का तेल इंपोर्ट करना है, कोयला इंपोर्ट करना है अपने बिजली घर चलाने के लिए, एलएनजी इंपोर्ट करनी है, जान बचाने वाली अद्वियात इंपोर्ट करनी है। अब इन सब चीजों के लिए चाहिए डॉलर्स, और डॉलर्स जो खजाना है उसमें रह गए हैं 5.8 बिलियन।
5.8 अरब डॉलर रह गए। आप समझिए कि 3 हफ्ते से ज्यादा का इंपोर्ट कवरेज नहीं है और 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है। तो प्रॉब्लम दो है, जो आम आदमी के लिए है, एक महंगाई का और हुकूमत के लिए डॉलर्स के फुकदान। अब एक सवाल आपसे ये भी है डॉक्टर साहब के ये चाइना से जो अमदाद आ रही है, आज जो डॉक्टर साहब ने कहा कि चाइना से आ जाएंगे पैसे, सऊदी अरेबिया से आ जाएंगे, बाकी दोस्त मुल्क भी हमारी मदद करेंगे, तो जो अगर ये डॉलर आ जाते हैं वाकई हमारे अकाउंट में तो फिर पोजीशन बेहतर हो जाएगी। तो साहब यहाँ पे हमने तफरीक करनी है ख्वाहिशात में, उम्मीदों पे और हिकमत अमली पे। ये दोनों एक चीज नहीं होती। एक चीज होती है उम्मीद और एक चीज है हिकमत अमली, या जिसको हम रोड मैप भी कह सकते हैं। तो ये दुरुस्त होगा कि हमारी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है कि सऊदी अरेबिया से भी अरब डॉलर आ जाएं, मेरी ये ख्वाहिश भी है कि चाइना से अरब डॉलर आ जाएं, लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई रोड मैप है, हुकूमत के पास कोई नक्शा है, हुकूमत के पास कोई माशी हिकमत अमली है? तो दोनों चीजों में फर्क है। मुझे नजर ये आ रहा है कि शायद हिकमत अमली अगर है तो हमारे सामने नहीं रखी जा रही, रोड मैप अगर कोई है तो दिखाया नहीं जा रहा, और सिर्फ उम्मीदों और ख्वाहिशात के ऊपर जो है वो मैं नहीं समझता हूँ कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल जो है वो सिर्फ उम्मीदों और ख्वाहिशों के ऊपर उसका गुजारा कर सकते हैं। ठीक, राना साहब ये फरमाइएगा कि ये गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है और हम उससे बिल्कुल आगे हैं, निकल गए हैं, कोई ऐसा बहरान पैदा नहीं होगा, ये बात दुरुस्त है या फिर आप समझ रहे हैं कि सिर्फ तिफल तसल्ली है, तसल्ली दी जा रही है? चौधरी साहब, सच्चाई जो है ना वो कहीं दरमियान में है। डिफॉल्ट हो सकता है अगर 3 काम नहीं होते, सऊदी अरब से पैसा नहीं आता, चीन से पैसा नहीं आता, और सबसे बढ़कर IMF का प्रोग्राम जो है वो रिवाइव नहीं होता। चीन से सऊदी अरब से पैसा आ भी जाए तो वो कि आपका मुस्तकिल हल नहीं है। वो 3 अरब डॉलर आ जाएगा सऊदी अरब से, 3 माह में खत्म हो जाएगा। अगर अभी हम बात करें कि खुदा ना खास्ता मार्च में डिफॉल्ट होगा तो वो मार्च में नहीं होगा, वो जून में हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? जो डॉक्टर फरूख सलीम ने भी बात की है, और ये असल बात ही यही है कि जो 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क है उसको आप इस तरह की उम्मीदों के ऊपर जिंदा नहीं रखते। उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। वो आज थोड़ा सा डार साहब ने हिंट किया, लेकिन उसमें कोई नई चीज नहीं है। ये बातें हम पहले भी सुनते आ रहे हैं। असल बात ये है कि वो जितनी भी उन्होंने बातें आज की, वो मटीरियलाइजेशन उसकी कितनी है, वो काम कब होगा। अगर आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब का हो जाता है, वहां से कुछ इमदाद मिल जाती है, सो व्हाट। ठीक, हमें अब जाना है लॉन्ग टर्म जो है सोल्यूशन उसकी तरफ। उसके लिए हुकूमत मेरा ख्याल भी सियासी तौर पर अपना जहन नहीं बना पा रही, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन के बारे में सोच ये सिर्फ इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम करते हैं उसकी बहुत भारी कीमत सियासी तौर पर इनको चुकानी पड़ेगी, और पहले भी इन्होंने चुकाई है। इनका कसूर नहीं था। पहले 3-4 माह जो PTI का किया हुआ काम खराब था, उसको ठीक करने की कोशिश की, इनको बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी। कुछ इनके चेहरे भी शायद अब लोगों को पसंद नहीं है, उनको कुछ और चेहरे चाहिए। तो उन सारे फैक्टर्स की वजह से इनका जो वोट बैंक है वो उसमें काफी ज्यादा कमी हुई। यही वजह थी कि मिफ्ता इस्माइल को हटाया गया और इसाक डार साहब को लेके आए। लेकिन जब से इसाक डार साहब आए हैं तो अभी तक कोई भी जो प्लान है वो इन मोशन नहीं है। दैट इज द की डिफरेंस, कि जो काम करना था वो क्यों नहीं हुआ। अगर LNG के पावर प्लांट्स बेचने थे तो आज तक क्यों नहीं बिके? अगर शेयर्स बेचने थे तो आज तक क्यों नहीं बिके? अगर एयरपोर्ट्स की कमिटमेंट थी तो आज तक क्यों नहीं हुई? अगर सऊदी अरब से पैसे आने थे तो आज तक क्यों नहीं आए? चाइना ने रोल ओवर करना था तो आज तक क्यों नहीं आए? कल क्या होगा मुझे नहीं पता। जो माजी बता रहा है, माजी को अगर देखा जाए और अगर IMF का प्रोग्राम नहीं बहाल होता तो फिर हम उस सच की तरफ जाएंगे। ये इमरान खान, एक बात ध्यान में रखें, इमरान खान की अपनी कोई सोच नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इमरान खान मीडिया पढ़ते हैं, उनको जो कोई बताता है वो बात कर देते हैं। मोर देन इमरान खान मेरा ख्याल लोगों को सीरियस लेना चाहिए, संजीदा मीडिया को, वो क्या कह रहा है। ठीक, अच्छा, आप ये महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट माशी महाज पे कंप्लीटली फेल है? देखिए, इसाक डार साहब की जो मैनेजमेंट, उस पर तो मुझे तो कोई शक नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या वो जो उनके हाथ बंधे हुए हैं कहीं से, क्या लंदन से बांधे गए हैं, पहाड़ी से बांधे गए हैं, कहां से, कहीं से उनके हाथ बंधे, वो किसने बांधे, या खुद वो उनके हाथ बंधे हुए? यानी इसाक डार साहब को IMF के पास नहीं जाने दिया जा रहा, आपका ख्याल है? उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है, क्योंकि डार साहब को अगर ये पता है कि चीजें इतनी खराब हैं, अगर 5.8 अरब डॉलर उनके हाथ में आज, और 5.8 में भी 2 अरब डॉलर UAE का जो शोकेस के लिए है, 3.8 पीछे बचा है, उससे कितना मुल्क आप चला लेंगे? 3 अरब और आ जाएगा तो क्या होगा फिर? जैसे हम पहले बात कर रहे थे, तो मैनेजमेंट पे मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा। नाकामी इनकी सिर्फ इस वजह से है कि सियासी तौर पर जो इन्होंने ब्लंडर्स किए हैं
ठीक है। स्टार्टिंग विद दी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इन्होंने मूव की थी, वहां से इनके जो सियासी इनसे गलती हुई, उसके बाद एक गलती के बाद दूसरी गलती और दूसरी के बाद तीसरी गलती हो रही है, उसको ये संभालने में नाकाम हो रहे हैं। ठीक है। सलीम साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर ये फरमाइएगा कि एक जो व्हाइट पेपर इमरान खान साहब ने जारी किया, आपने उसको देखा होगा, उसमें कुछ फिगर्स दिए और आज गवर्नमेंट ने उसको कन्फ्रंट किया उन फिगर्स को। तो अब आप ये समझिएगा क्या इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं या गवर्नमेंट ठीक कह रही है? ज़ाहिर है गवर्नमेंट का आप हिस्सा है, लेकिन इमरान खान साहब के नैरेटिव को लोग बाय बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जावेद साहब, मैं अभी सुन रहा था फर्रुख सलीम साहब को भी और शहबाज राना को भी। देखें, मैं तो शुरू से यही कहता हूं कि ये हम अपनी इकॉनमी जो है ना, जब तक सियासत की नज़र करेंगे तो ये हम आपके साथ मैं और भी 10 साल इस टीवी चैनल पे बैठा हूँगा, हम इसी तरह डिस्कस करेंगे। जब तक इकॉनमी को हम सीरियसली नहीं लेंगे, और मैं सारी पार्टियों की बात करता हूँ, ये नहीं कि आज हम आ गए, कल कोई और आ गया, कल पीटीआई थी, कल कोई डिक्टेटर आ गया, कल कोई टेक्नोक्रेट आ गया। देखें, इकॉनमी को खुदा के लिए जब तक हम सीरियसली नहीं लेंगे, और मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि जैसे हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया ना, कि हमने किसी को अलाउ नहीं किया उसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसी तरह आपको अपनी इकॉनमी को चलाने की जरूरत है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, हम इसी तरह बैठे होंगे चैनल पे और यही डिबेट्स कर रहे होंगे कि जी अभी यहां से पैसे आने थे, अभी ये करना था, अभी आईएमएफ में जाना था, अभी हमने ये एक्शन नहीं लिया, हमने ये टाइमली काम नहीं किया, यही होता रहेगा। तो मुझे कोई ये चीज, ये जितनी बातें हैं मेरे लिए कोई नई नहीं है, बिल्कुल ये मैं पिछले 10 साल से यही कहानियां देख रहा हूं। चाहे हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, पीटीआई की गवर्नमेंट आई, आज फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट को मैं देख रहा हूं। तो 12 साल से मैं यही तमाशा देख रहा हूं, और मैं ये देख रहा हूं कि इसका हल किसी के पास भी नहीं है अगर इसी तरह इकॉनमी पे सियासत चलेगी। और मैं तो इमरान खान साहब की स्पीच पे परेशान था, व्हाइट पेपर तो छोड़ें जो उन्होंने निकाला, ये वो कह रहे थे कि नहीं जी सियासत तो पे, इकॉनमी पे तो सियासत होनी ही होनी है। तो अगर ये माइंडसेट है कि जी हमने सियासत इकॉनमी पे करनी है, फिर तो अल्लाह हाफिज है जी, फिर तो क्या पता नहीं ये 5 बिलियन की जो सलीम से ये फरमाइएगा कि ये जो आज की गवर्नमेंट है, ये जो आज की गवर्नमेंट है, आप इसे भी इकॉनमी पे सीरियस नहीं समझते? आपका ख्याल ये है कि ये जितना संजीदा इनको होना चाहिए था, डॉक्टर साहब उतने नहीं है? सर, संजीदा की बात नहीं है ना। देखें, आईएमएफ में जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक मजाक बना हुआ है, वो चले गए छोड़ के आईएमएफ को, फिर मिफ्ता साहब आए, वो वापस चले गए। इवन आईएमएफ वाले जब मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं यार यू ऑल आर नॉट सीरियस। तो एक आईएमएफ जैसा अदारा आपको ये कमेंट पास करता है कि आप सीरियस नहीं हैं, तो फिर अब उसकी आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई? तो जब आईएमएफ ये कहेगा तो आप चाइना के पास भी जाते हैं, वो भी कहता है आईएमएफ में जाओ, आप कहीं और जाते हैं, वो भी कहते हैं आईएमएफ में जाओ। तो और वो इदारा आपको सीरियस नहीं समझता, वो कहता है कि जी आपका फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे लगता है कि वो हमें पैसे देने आ रहा है या हम उसको पैसे देने आ रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आता। तो ये सारी बातें सुन सुन के मुझे दुख होता है और कुछ भी नहीं होता। आपका ख्याल ये है कि डॉक्टर साहब की अप्रोच गलत है सारे मामले में, और इनको अपनी अप्रोच ठीक करनी पड़ेगी अगर इन्हें इकॉनमी चलानी है? देखें, मैं आपको फिर ही बताऊंगा, डार साहब रहे या जितने फाइनेंस मिनिस्टर पहले आए, शौकत तरीन साहब रहे, आपके वो रहे अपने असद उमर साहब रहे, जितने लोग भी आए, हफीज शेख साहब रहे, जितने लोग भी आए, जब तक आप देखें पॉलिटिकली इकॉनमी को सीरियसली नहीं लेंगे और यही स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा। इमरान खान 500 बिलियन का डेफिसिट, और ये मुझे खुद बताया पीटीआई वालों ने कि जी हमें प्राइस बढ़ानी है मगर खान साहब बढ़ाने नहीं देते। तो देखें, इस तरीके से तो आप नहीं चल सकते ना। तो ये किस तरीके से इस मुल्क की इकॉनमी ठीक होगी अगर आप उसके साथ हर वक्त सियासत करेंगे, अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए आप मुल्क का नुकसान करेंगे, तो ये तो हम ऐसे इसी तरह रहेंगे, हम ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, वैसे आप क्योंकि वजीर खजाना खुद भी रहे हैं और आपका ज़ाहिर आईएमएफ के साथ आज भी एक रिलेशन है, बाकी जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी आपका ताल्लुक है, खुद आप बिजनेसमैन हैं बड़े अच्छे, तो इसहाक डार साहब आपसे मशवरा नहीं करते? फिर कोई मशवरा नहीं है, मशवरा की नौबत ही नहीं आ रही।
मशवरा की आप मशवरा, बल्कि शहबाज राना साहब आते रहते हैं हमारी कमेटी में, फाइनेंस कमेटी में, ये खुद देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। हम गवर्नमेंट से पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या हो रहा है, यहाँ आके हमें बताएं, इदारे आके बताएं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई डिटेल दें। अजीब अजीब किस्म के इश्यूज आ रहे होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इशू आ रहे होते हैं लोगों के ऊपर, बिजनेसमैनों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के नोटिस आ गए, तो एक बड़ा ही कोई आई डोंट नो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है कि जिन लोगों को पता होना चाहिए चीजों का, जहां के चीजें एक्सप्लेन होनी चाहिए वही नहीं होती, और हर दफा जी नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो मुझे तो आई डोंट नो क्या डिफिकल्टी है, उनकी भी मजबूरियां होंगी। आपकी इसहाक डार साहब से अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई? आपकी अभी तक इसहाक डार साहब से कोई मुलाकात नहीं है कि नहीं, मेरी मुलाकात उनको बताया है कि इकॉनमी कैसे बेहतर की जा सकती है? सर मैं अब उनको क्या बताऊंगा, वो मेरे से बेहतर समझते हैं, मगर मैं सिर्फ ये जो मुझे जो चीज बॉदर कर रही है ना, जो मैं आपको घड़ी घड़ी बता रहा हूं कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को खुदा के लिए डिस्कनेक्ट करें, इकोनॉमी को अपने इलेक्शन के लिए मत इस्तेमाल करें कि जी आगे हमारे साथ क्या होगा। आप ना भी चाहें तो आपके साथ वही होगा जो हालात हमारे सामने हैं। तो इसको एक तरीके से डिस्कनेक्ट करें। जब तक डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, इकोनॉमी को इस्तेमाल करेंगे फॉर द फ्यूचर ऑफ योर ओन पार्टी और इलेक्शंस, तो इकोनॉमी कभी भी ठीक नहीं होगी। अच्छा, वैसे सलीम साहब मैंने आगे जाना है डॉक्टर फरक सलीम साहब की तरफ, लेकिन आपसे एक सवाल और पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान क्या डिफॉल्ट के किनारे पर बैठा हुआ है और खतरा है हमें डिफॉल्ट का या नहीं? देखें मैं आपको बताऊं, देखें डिफॉल्ट जो है ना वो एक बड़ा वेग टर्म है कि जी आपने डिफॉल्ट कर दिया। आप कई किस्म के डिफॉल्ट होते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम सॉवरेन डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम कोई बैंकिंग डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम किस किस्म का डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम पे ज्यादा इस वक्त एक्सटर्नल प्रेशर है, मतलब डॉलर की पेमेंट्स का प्रेशर है, और डॉलर है नहीं पाकिस्तान के पास, तो मेनली बेसिकली इस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, स्टेट बैंक है, वो बिजी है इसकी मैनेजमेंट में, एंड दे आर मेकिंग श्योर कि जो मेन डिफॉल्ट है, जिसको आप डिफॉल्ट कहते हैं, वो पाकिस्तान ना करे। और बाकी इट इज ऑल बेसिकली डॉलर मैनेजमेंट जो मैं देख रहा हूं कि जी किस तरीके से चीजें मैनेज की जाएं, डॉलर का कैश फ्लो कैसे मैनेज किया जाए। इस वक्त तो इस किस्म की सिचुएशन है, और मैं देखें कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा या कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, मगर उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जो कि मैं नहीं समझ रहा कि ना 4 साल में हुई। हमें ये काम कोविड से पहले शुरू कर देना चाहिए था। हमें बांग्लादेश की तरह 40 बिलियन का रिजर्व है बांग्लादेश का, बट उन्होंने हर वो मेजर लिया जो पाकिस्तान ने विद $10 बिलियन भी मेजर नहीं लिया। तो ये जरा सोचने की बात है, समझने की बात है कि आपको किस वक्त क्या एक्शन लेना चाहिए, और आगे बुरा वक्त आने के लिए आपके पास आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। ठीक हो डॉक्टर साहब, मैंने आपकी तरफ आना है लेकिन उससे ब्रेक लेनी है। सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि नून लीग ऐसे लगता है स्टेट ऑफ डिनाइल में है, और जो उनके मेजर पार्टनर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी भी अब रिजर्वेशन सामने आ रही हैं। तो ये आने वाले दिनों में मैशत का बनेगा क्या? एक छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त स्टेट ऑफ डिनाइल में है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी इनपुट नहीं ली जा रही सारी इकॉनमी में। तो अब सवाल यह है कि जब आपके इत्तेहादी आपके साथ नहीं है और आप उनका मशवरा कबूल नहीं कर रहे, तो फिर इस मैशत को ठीक कैसे किया जाएगा? तो साहब मैं नहीं समझता हूँ कि या तो PMLN किसी किस्म के डिनाइल में है या पीपल्स पार्टी किसी किस्म के डिनाइल में है। एक है सियासी फैसला और एक है माशी फैसला। देखिए ये सेनेटर साहब बैठे हैं, इनको बिल्कुल 100% पता है कि हमने IMF का हिस्सा तो बनना ही है, आज बने या कल बने। PMLN के अंदर हर एक को ये यकीन है कि हमने IMF का हिस्सा तो बनना ही है, आज बने या कल बने। उसकी एक सियासी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी पीपल्स पार्टी को भी और PMLN को भी। तो इस वक्त जो मईशत और सियासत को मिक्स कर रखे हैं वो इसी इत्तेहादी हुकूमत ने किया है। वो माशी तौर पे जानते हैं कि हमें IMF का हिस्सा बनना पड़ेगा,
लेकिन वो शायद इस इंतजार में है कि उनको किसी किस्म की सियासी गारंटीज दी जाए कि जब वो ये मुश्किल फैसले कर लें और उसके बाद उनकी हुकूमत की छुट्टी नहीं हो जाएगी, या वो इस चीज के इंतजार में है कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे जो सियासी फील्ड है उससे उनको निकाल दिया जाए, फिर वो ये फैसला करेंगे। तो ये पता है उनको कि फैसला क्या करना है। तो किसी किस्म का सियासी इंतजार हो रहा है, सियासी गारंटीज का इंतजार हो रहा है, वरना माशी तौर पे तो बिल्कुल क्लियर है। एवरीवन नोज कि जो पाकिस्तान की माशी कश्ती है, अगर उसको डूबने से कोई बचा सकता है तो वो IMF है। आपने एक दो बार डिफॉल्ट का जिक्र किया। देखिए, अगर तो पाकिस्तान IMF का हिस्सा बन जाता है तो आप सोचिए कि बिल्कुल कतन किसी किस्म का चांस नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान सॉवरेन डिफॉल्ट करेगा। जो अगला बॉन्ड हमारा ड्यू हो रहा है वो 15 अप्रैल 2024 में हो रहा है। अगर हम IMF का हिस्सा नहीं बनते फिर प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। ठीक। अब वैसे डॉक्टर साहब एक सवाल यह भी बनता है कि मुझे बाज़ औक़ात यूं महसूस होता है कि गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है, ये चाह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट इनसे कहे कि ठीक है जी आप बड़े फैसले करें और आपको जो उसमें इलेक्शन में उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी हम वो नहीं करने देंगे उसको, और आप इलेक्शन जीत जाएंगे और आपकी जो पॉपुलैरिटी खराब होगी उसको हम इंटैक्ट रखेंगे। तो ये गारंटी चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कहीं? जी, मेरा नहीं ख्याल कि एस्टैब्लिशमेंट से ऐसी गारंटी चाह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे या आप हमें जिता देंगे। और वो इस किस्म की एस्टैब्लिशमेंट से गारंटी चाह रहे हैं कि हमें वक्त दिया जाएगा कि अभी जो हम अपनी सियासी कॉस्ट भुगतेंगे उसको निपटाने का, उसको दुरुस्त करने का हमें साल भर दिया जाए, या तो इलेक्शन देर से हो, इलेक्शन की डेट में ताखीर की जाए, और या फिर इस किस्म की गारंटी चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को सियासी फील्ड से मुकम्मल तौर पे कहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और फिर हम तैयार हो जाएंगे कि हम ये मुश्किल फैसले जो है वो ले लें। लेकिन अभी देखिए, पिछले कोई 5-6 दिनों से चौधरी साहब जो कुछ मैं देख रहा हूँ, आप सोचिए कि 27 और 28 दिसंबर को एक 2 रोजा कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई। पहले एक दिन की हुआ करती थी, इस दफा वो 2 दिन की थी। फिर 29 को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई। फिर दिसंबर की 30 तारीख को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी। फिर दोबारा से जनवरी 2 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। जो एलानिया जारी हुआ है वो चौधरी साहब मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात, यानी कि यहाँ हम सोच रहे थे कि दहशत गर्दी के ऊपर कोई हिकमत अमली बताई जाएगी, कोई मईशत के ऊपर हिकमत अमली बताई जाएगी। ऐलान ये हुआ कि 8:30 बजे मार्केट बंद कर देंगे, और ऐलान ये हुआ कि आप पंखे चेक कर लें कि कहीं वो 100 वॉट वाले तो नहीं है और उनको हमने 50 वॉट पे करना। लेकिन उसमें डॉक्टर साहब इशू यह है कि जो फैसले हुए हैं वो फैसले अभी तक मेरा ख्याल है हुकूमत ने अवाम तक पास ऑन नहीं किए, अवाम को बताया नहीं है। और लेकिन जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है उसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने रीड कर ली और आज उन्होंने वार्निंग दे दी है, और वो वार्निंग नून लीग के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। तो मेरा ख्याल ये है कि जो फैसले हुए वो अवाम तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन सरहद के पार TTP के पास पहुंच गए वो। देखिए, इस वक्त जो दक्षा साजी हुकूमत कर रही है, अगर वो मार्केट से, अगर वो इन्वेस्टर से, अगर वो आवाम से शेयर नहीं करती, तो फिर ये गैर यकीनी की फजा जो है ये बहुत नुकसान पहुंचाएगी हमारी मईशत के अंदर। इस वक्त तो रिक्वायरमेंट ही ये है कि हुकूमत बताए कि हम बड़ी तकलीफ में हैं, पाकिस्तानी बड़ी तकलीफ में है, पाकिस्तान बहुत तकलीफ में है, लेकिन हमारे पास एक नक्शा है, हमारे पास एक रोड मैप है, हम इस तकलीफ से 22 करोड़ पाकिस्तानियों को इस तरह निकालेंगे। वो तरीकाकार सामने नहीं लाया जा रहा। आप ये कह रहे हैं कि शायद उन्होंने कमेटी के अंदर बैठ के फैसले कर लिए, लेकिन हमें बताया नहीं जा रहा, और जब तक बताया नहीं जाएगा तो फिर ये तो मईशत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। ठीक, राना साहब ये फरमाइए, ये फिगर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ फिगर्स आ रहे हैं, कुछ इमरान खान साहब की तरफ से फिगर्स आ रहे हैं, ये जान किसमें, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? बिफोर आंसरिंग दैट, ये जो अभी डॉक्टर फारूक सलीम बात कर रहे हैं ना कि फैसले नहीं हुए, आवाम को नहीं बताया जा रहे, फैसला ना करना भी एक फैसला है। तो फैसला ये वो खतरनाक है, वो ज्यादा खतरनाक है। वो फैसला हो गया खतरनाक वाला कि हमने ये वाला फैसला नहीं करना। और अगर हमें नहीं बताना तो जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है उन फैसलों को, वो उनको ही बता दें, उनको भी नहीं बताएगा, तो दैट मीन्स कि कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, दूसरा, कमिंग टू योर क्वेश्चन के जी, अदादुशुमार कुछ इमरान खान साहब और उनकी टीम ने दिए हैं, कुछ दिए हैं PMLN ने।
जो इमरान खान साहब की टीम के अदादोशुमार होते हैं उनको ज्यादा सीरियस ना लिया करें। ठीक है, वो उनको पता है कि गलत अदादोशुमार का भी उन्होंने कैसे उसको सही बना के अपने ट्रोलिंग के जरिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने लेकिन वो इक्तिसादी सर्वे आप पाकिस्तान को कोट करते हैं साथ। नहीं, वो नंबर गलत दे रहे हैं, गलत नंबर पीटीआई के नंबर गलत है। जो आज इसाक डार साहब की प्रेजेंटेशन थी और उसमें तो बिल्कुल अगर यही फिगर्स उन्होंने फर्क है बहुत। वो बड़ा वाज़ेह है। जैसे वो कह रहे हैं कि जी पीएमएलएन के आखिरी साल में बजट का खसारा 7.6% था, ठीक है, और पीटीआई के पहले साल में वो 5.5%। ये दोनों नंबर गलत, इसको उलट कर लें दोनों नंबर्स को, तो इस हद तक वो जो मिस स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स हो रही है। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो उसका नंबर है वो गलत है, जीडीपी ग्रोथ का उनका नंबर गलत है, इन्फ्लेशन का नंबर, पीटीआई के नंबर्स ये गलत है। पीएमएलएन एक और काम कर दिया, पीएमएलएन सिलेक्टिव डाटा इस्तेमाल करती है। ठीक है, मतलब वो पीएमएलएन केयर्स के ये नंबर गलत, हमने फैक्चुअली इनकरेक्ट नंबर रिपोर्ट किया तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन वो दूसरा काम ये करती है कि वो पूरा सच नहीं बताते, उनको जो नंबर सूट करता है वो आके वो प्रेजेंट, यानी पिक एंड चूज है। बट इतने बड़ी जो ग्रॉस जो है ना फैक्चुअल एरर्स, ये पीटीआई करती है, पीएमएल हिस्टोरिकली उस तरीके से नहीं करती। पीएमएलएन को आप कह सकते हैं भाई इन्होंने माजी में फिगर फज की थी या कुछ और किया था। ये जो अब नया ट्रेंड शुरू हो गया ना कि अपना एक नंबर मार्केट में फेंको, सोशल मीडिया से उसको प्रोपेगेट करो, ये पीटीआई का कमाल है, ये पीएमएलएन नहीं कर सकती है। लिहाजा उनके जो फिगर्स है उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए, और ये जो व्हाइट पेपर उसको भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। व्हाइट पेपर इज अगेन अ पॉलिटिकल पेपर, इसकी कोई अहमियत नहीं है इकोनॉमी के लिहाज से, बिल्कुल भी इसकी कोई अहमियत नहीं है। ना इनके पास स्ट्रेटेजी है। खान साहब से हमारी भी कुछ 2-3 माह पहले एक मुलाकात हुई थी, वो यही मीडिया बैशिंग, खा गए, लूट गए, चोर, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। जब उनसे ये पूछो आगे क्या है, फिर उन्होंने कहा जी मैं 200 बंदों की टीम तैयार कर रहा हूं। अच्छा जी, वो टीम तो तैयार कर रहे हैं, आपका वजीर खजाना कौन है? कोई क्लैरिटी नहीं है। अच्छा आगे प्लान क्या है? कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। तो ये इमरान खान साहब का है, उन्होंने वो जो स्टेटमेंट देनी है, उसके फॉलोअर्स जो कल्ट है ना खान साहब का, तो ये जो सबसे बड़ा उनका एडवांटेज उनके कल्ट का है, जहां पे रियलिटी और सच का वहां पे कत्ल हो जाता है। ठीक। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेनी राना साहब, लेकिन सलीम साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे तो जो वो कुछ कर रहे थे तो हम सब उनकी मुखालफत करते थे, लेकिन जब वो नहीं रहे, अब वो वजीर खजाना नहीं है, तो आज यूं महसूस होता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की अप्रोच बिल्कुल ठीक थी और वो सही डायरेक्शन में इकॉनमी को लेके जा रहे थे। क्या ये बात दुरुस्त है कि हमें मिफ्ता इस्माइल का जो ट्रैक है उस पर जाना चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि उनके फिगर्स भी गलत थे? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सलीम साहब ये फरमाइएगा सर, ये मिफ्ता इस्माइल फार्मूला और इसाक डार फार्मूला, क्योंकि नून लीग इसमें भी डिवाइडेड है और दोनों का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन वक्त के साथ साथ यूं साबित हो रहा है कि शायद मिफ्ता इस्माइल साहब ठीक कह रहे थे। सर देखें, पहले तो मुझे नहीं याद कि कहीं मिफ्ता इस्माइल को मैंने क्रिटिसाइज़ किया हो। हाँ, वो कभी कभी नॉन सीरियस बातें कर जाते थे, उसको हम क्रिटिसाइज़ करते थे, मगर मिफ्ता इस्माइल जब आए ना तो उनके पास सिर्फ एक ही चैलेंज था जावेद साहब, वो चैलेंज था टू गेट बैक टू आईएमएफ। उनका फोकस और किसी चीज़ पे नहीं था, बिकॉज दैट वाज जिसको कहते हैं ना मेहमत चैलेंज फॉर हिम, कि मैं किसी तरीके से आईएमएफ में वापस जाऊं। और मैं समझता हूं वो काम उन्होंने, बेशक लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा जी चीज़ें बढ़ा दो, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, जो डिमांड्स थी, रिक्वायरमेंट्स थी आईएमएफ की टू मीट द फिस्कल एंड अदर डेफिसिट्स, वो काम उन्होंने किया। और मैं आपको बताऊं, जो हमारा सर्वाइवल भी हुआ वो उसी वजह से हुआ। तो मैं समझता हूं कि ये जो उनका क्रिटिसिज्म लोग करते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि अगर वो उसको रिजॉल्व नहीं करते एट दैट टाइम तो आज हम वाकई डिफॉल्ट में चले गए होते। तो मैं समझता हूं कि मिफ्ता इस्माइल, तो ये मिफ्ता इस्माइल की एक कामयाबी है कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया था। बिल्कुल, ये आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। और नॉट ओनली डिफॉल्ट से बचाया, उन्होंने वापस पाकिस्तान को ट्रैक पे डाला, जो कि हम ऑफ ट्रैक हो चुके थे फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स, जो कि शौकत साहब भी कोशिश कर रहे थे, मगर ही वॉज नॉट एबल टू कंक्लूड और उनकी गवर्नमेंट चली गई। ऐसा नहीं था कि वो नहीं ट्राई कर रहे थे, वो भी ट्राई कर रहे थे, मगर क्योंकि बीच में ये नो कॉन्फिडेंस आ गया, तो उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज मिफ्ता इस्माइल के लिए और कोई चीज नहीं थी, सिर्फ ये था। ठीक हो गया। राजा, ये महंगाई खत्म हो सकती है? नहीं, अगले 1 साल में तो कम से कम नहीं महंगाई खत्म हो सकती, उसकी बहुत सारी बढ़ जाएगी या यहीं रहेगी?
ये 25% बहुत ज्यादा रेट है और ये एवरेज रेट है। ठीक। अगर आप आमतौर अब जो अभी आपका पीबीएस ने जो आदादोशुमार कल जारी किए हैं, जो प्याज है उसमें 465% इजाफा हुआ है। अब 465% आप खुद अंदाजा लें, 5 टमाटर गुना में आप आटे में देख हर लें, चीज कुकिंग आटा ऑयल में देखें ना, देख लें, आटा और वो ये जो पोल्ट्री के लोग हैं, पोल्ट्री के इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो एहतजाज कर रहे हैं। 500 रुपए फी किलो से ज्यादा आपका चिकन हो गया। ये लाइफ में कभी आपने नहीं सुना था। तो अब 2-3 बड़ी इसमें वजूहत है। एक तो जो इंटरनेशनल फैक्टर है वो अब स्टेबल हो चुका है। आलमी मंडी में जो खाने पीने की अशिया की चीजें ऊपर गई थी, उनकी कीमतें कम हो चुकी हैं। जो क्रूड ऑयल था, जो तेल था, उसमें प्राइस एक जगह पे आके $80 के आसपास रुक गई है। आपकी महंगाई 2-3 फैक्टर्स की वजह से और होनी है। एक तो जो सप्लाईज की अब शॉर्टेज हो गई है, सैलाब की वजह से। सैलाब इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। ठीक। सैलाब का एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आया था, एलसीज की वजह से। आपका एलसीज का प्रॉब्लम है। आपका जो खाने पीने की अशिया के सैकड़ों कंटेनर्स इंपोर्ट्स के जो किए हुए हैं, पोर्ट्स पे पड़े हुए हैं और वो रिलीज नहीं हो रहे क्योंकि डॉलर्स नहीं है। एक तो उसका इंपैक्ट आना है। दूसरा, अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाते हैं तो बिजली की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा, नए टैक्सेस, ये सारे फैक्टर्स अपना रोल प्ले करेंगे। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से ये महंगाई आपकी रहेगी ज्यादा। अच्छा, इसमें एक चीज सादा जबान में एक्सप्लेन कर दें। अगर आज महंगाई 25% है और जनवरी में फिगर ये 20% आ जाए तो महंगाई कम नहीं हुई। ठीक है। 20% का मतलब यह कि पहले जिस चीज की कीमत में 25% से इजाफा हो रहा था, ठीक है, अभी वो 20% से इजाफा हो रहा है। तो ये साल ये गया मतलब 13% से 14% से, मेरा ख्याल ये 14% से 14% से इजाफा 25% पे, 25 पे डबल हो गया, 20 पे आ गया। अगर 20 पे आ जाए अभी तो ये ऊपर ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले एक चीज ऑलरेडी महंगी हो चुकी है, उसके ऊपर और 20% महंगी हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि जो होम टेक सैलरी है लोगों की, हम जो सैलरीड क्लास हैं, वो बहुत बुरी तरह जो इसके ऊपर असर पड़ा है और मजीद पड़ेगा। जिनकी सेविंग्स होती थी उनकी सेविंग्स या इरोड हो गई हैं या कम होना शुरू हो गई हैं। वो क्लास जिसके बारे में कहा जाता है कि ये महंगाई से मुतासर नहीं, वो क्लास भी मुतासर हुई है, उनकी सेविंग्स नहीं हो रही। आप सेव करोगे तो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करोगे ना। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से आगे बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। जो इसहाक डार साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये बात कही कि महंगाई इतनी एक तकलीफदेह चीज है, इस वजह से हम मुश्किल फैसले नहीं कर रहे। अब वो और जेन्युइनली एक जो फैक्टर है, बाकी ये जो भी सियासत कर रहे हैं आप उसका वोट फैक्टर भी ले लीजिए। अब किस हद तक आप लोगों के ऊपर बोझ डालेंगे। प्रॉब्लम यह है कि आईएमएफ की भी जो पॉलिसियां, ठीक है आज हमें आईएमएफ की जरूरत है और मैं खुद कहता हूं जाके पांव पकड़ लो और प्रोग्राम में चले जाओ। उनको कन्विंस तो करें, मुज़ाकरात तो करें ना, उनको बताएं। आईएमएफ भी अनजस्टिफाइड बहुत सारी जगहों पे। अभी 8 रुपए फी यूनिट आपकी बेस टैरिफ में इजाफा हुआ है जुलाई से लेकर सितंबर तक बिजली की कीमतों में। उसके ऊपर अगर 12 से 13 रुपए फी यूनिट मजीद इजाफा कर दें तो बिजली तो पहले आपके मोर देन डबल हो चुके हैं, आपके जो जितने भी बिल्स हैं, तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सके, नहीं कर सकते, इसलिए ये लोग वाइप आउट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा फरीद साहब, ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब के सोल्यूशन क्या है? महंगाई जाहिर है बहुत ज्यादा है और आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी तस्लीम किया, हर शख्स उससे मुतासर हो रहा है। लोगों ने सेविंग करनी बंद कर दी है। जितने पैसे आप कमाते हैं वो सारा अब ग्रोसरी पे, घर के अखराजात पे खर्च हो जाता है। लोग सेविंग नहीं कर रहे, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो अब सोल्यूशन क्या है आपके जहन में? को आता है सर सोल्यूशन इसका? देखिए जॉय साहब, एक तो ये है कि पिछले 35 साल के जो गुनाह है, जो सालाना बजट का खसारा है, जो सालाना तजारत का खसारा है, वो पिछले 30-35 साल से जमा होता होता हम कहीं पहुंच गए हैं 65,000 अरब पे। अब आपका ये पूछना कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन शॉर्ट टर्म तो नहीं है। जो 35 साल के गुनाह है वो कोई एक हफ्ते में तो दूर हो नहीं सकते। अभी इस वक्त बिल्कुल क्लियर कट एक सोल्यूशन है जिस सिमत में हमने पाकिस्तान को बढ़ाना है या पाकिस्तान की मईशत को बढ़ाना है। सबसे पहले तो आईएमएफ का हिस्सा बनना पड़ेगा और कोई चारा नहीं, मेरी नजर में कतई कोई और चारा नहीं। उसके बाद जो एक्सचेंज रेट, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट रियलिज्म, यानी कि जो रियलिज्म है, जो आपकी हकीकी वैल्यू है रुपए की, उस पे आपको जाना होगा। आपको मार्केट को अलाउ करना होगा कि वो इस चीज का तयन करे कि डॉलर और रुपये का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होना चाहिए। देखिए, जो 8 अरब इंसानियत बसती है दुनिया में, उनमें से किसी को नहीं पता कि रुपए और डॉलर की क्या पैरिटी होनी चाहिए, क्या एक्सचेंज रेट होना चाहिए। सिर्फ एक एंटिटी ऐसी होती है जो ये जानती है कि ये पैरिटी क्या होनी चाहिए, और उस एंटिटी को हम कहते हैं मार्केट। तो पहला आईएमएफ का हिस्सा बनना पड़ेगा। दूसरा, जो मार्केट फैसला करे कि रुपए और डॉलर की क्या वैल्यू हो, उस स्टेज पे हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम फ्रेंडली कंट्रीज के पास जाएं, अपने बरादराना ममालिक के पास जाएं, उनसे कुछ मदद की तवक्को रखें या मदद मांगे, और उसके बाद फिर वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये 3-4 चीजें जो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन मुझे लगता यह है कि हमारी अव्वलीन तरजीह जो है वो सियासत है, वो मईशत नहीं है।
ठीक। डॉक्टर सलीम साहब ये फरमाइए, सर सलीम साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, सेनेटर साहब ये फरमाइएगा कि आपके जहन में सॉल्यूशंस क्या क्या हैं कि इमीडिएटली गवर्नमेंट को ये काम करने पड़ेंगे फिर ही पाकिस्तान बहरान से निकल सकेगा। देखें जी, फर्रुख साहब ने तो 2-3 बातें जो कर दी उसको तो मैं भी इंडोर्स करूंगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैंने शुरू में आपको कह दिया था कि IMF के बगैर कोई चारा नहीं है, और उस वक्त भी पहले भी कोई चारा नहीं था, अब भी कोई चारा नहीं है, और कमिंग ईयर्स में भी कोई चारा नहीं है। बाकी जहाँ तक दूसरी चीज़ें करने की है, मैं तो फील करता हूँ कि जो दूसरे मुल्कों ने किया है, जो हमने देखा है उनको करते हुए, वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स कंट्रोल करें, अपनी एनर्जी यूजेज कंट्रोल करें, अपना सब्सिडी देखें। सबसे आपका जो लोअर तबका है या लोअर मिडिल क्लास तबका है जो अफेक्ट हो रहा है इस वक्त, देखिए इंडिया में आज तक राशन कार्ड है, बांग्लादेश में आज तक राशन कार्ड है। आपको अगर देना ही है, उस तबके को हेल्प करनी है, तो वेज एंड मीन्स बनाएं, कोई क्रिएटिविटी लाएं। हम सब्सिडी देते हैं तो हम सबको सब्सिडी देते हैं, अमीर से लेकर गरीब तक। हमें यही नहीं पता इतने साल के बाद कि सब्सिडी देनी कैसे है। तो कुछ चीजें हैं जो करने वाली हैं, जो हमें अभी तक कर चुके, हमें कर जानी चाहिए थी, जो हमने नहीं की। अब तो देखिए मैं ये जो यूरोप है ना सर, यूरोप के अंदर ये है कि आप अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको टैक्स रिबेट मिलती है। अगर आप 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलती है टैक्स में। यहां पे अगर आपके पास 50 बंदा या 5000 बंदा भी है, गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आप ये बंदे बेरोजगार हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने टैक्स देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई बेल आउट प्लान नहीं है। देखें जो टर्फ प्लान भी निकाला, 450 अरब रुपए आपने अमीर लोगों को दे दिया। कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, कोई प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, कोई कुछ हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। और हमने वो उठा के उनको दे दिया तकरीबन $2 बिलियन से ज्यादा, जो कि हमारे पास उस वक्त नहीं थे, जो हमें रखने चाहिए थे। तो अजीब अजीब किस्म के, जिसको कहते हैं ना, आइडियाज और डिसीजंस लिए, जो कि मुझे खुद समझ में नहीं आई कि यार ये क्या किया उठा के इन्होंने, और इसका मकसद क्या था, इसको आगे सपोर्ट कैसे करते। ये आपने इतना बड़ा जो प्रोग्राम दे दिया फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मगर बस आई डोंट नो किसने आइडिया दिया खान साहब को, किसने कह दिया ये कर दो और इतनी जनाब ग्रोथ हो जाएगी और इतना फलाना हो जाएगा और ढिमकाना हो जाएगा। तो मैं यही सोच रहा हूं कि जो चीजें हमें करनी चाहिए वो हम करते नहीं हैं, और अपनी वही सियासत चमकाने के लिए हम इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा सलीम साहब, आखिरी सवाल है आपसे, ये फरमाइए, ये जो दुकानें बंद करने का, शादी हाल बंद करने का जो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है, ये ठीक है और हमें ये करना पड़ेगा? देखें सर, बात वही है ना, मैं जो कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं, ये एक तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है। सिर्फ ये काफी नहीं है। आपने और बहुत चीजें करनी चाहिए थी जो कि इसके साथ आनी चाहिए थी, बट वही उसमें फिर सियासत आ जाती है कि जी इसका सियासी बैकलैश होगा, इसका फलाना होगा। आपके पास खाने को पैसे नहीं है और आप कह रहे हैं जी जाओ मजे करो, और जितना एनर्जी इस्तेमाल करनी है करो, जितना फ्यूल इस्तेमाल करना है करो। भाई आपके हालात ही नहीं है कि आप ये चीजें कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा मेजर, ये तो बहुत एक, मैं समझता हूं बहुत ही एक छोटा मेजर है। ठीक है, हमें जाहिर है बड़े लेवल पे करने पड़ेंगे। खासतौर मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार भी हूं और इनकी आरा से मुझे दिलचस्पी भी है, और मैं इत्तफाक भी करता हूं कि जब तक हमने बड़े फैसले न किए पाकिस्तान नहीं चल सकेगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।